नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ऐसा लग रहा है कि घूम रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है घूम नहीं रहे, घुमा रहे हैं। जहाँ जाते हैं सब कुछ घुमा के वो वापस आ जाते हैं, वापस आते भी नहीं है। अब तो पहले गए बैंकॉक, बैंकॉक जाके वो चले गए श्रीलंका। अब सुना है कि वो यहाँ से सऊदी अरेबिया भी जाने वाले हैं। अब कई लोगों ने बोला कि मोदी जी इतना घूम क्यों रहे हैं? मैं पहले बोला, घूम नहीं रहे, घुमा रहे हैं और घुमा भी इतना रहे हैं कि इस दूसरे के खेमे में आग लगी पड़ी है। लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि डोनाल्ड ट्रंप भी सऊदी अरब जाने वाले हैं, इधर मोदी जी भी जाने वाले हैं, उधर पुतिन भी सोच रहे हैं कि वो सऊदी अरेबिया में जाकर यूक्रेन का जो स्यापा है उसको परमानेंटली खत्म करते। अब ये जो ट्रिप है सऊदी अरेबिया का, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट, और वहां पर ऐसा कौन सा काम करने वाले हैं जो भारत की नींव रखने वाला है आगे जाकर। क्यों बोल रहा हूं नींव? क्योंकि हमारे यहां पर जो 30 करोड़ जिहादी यहां पर रहते हैं, उनका भी एक तरह से नकेल कसने का काम सऊदी अरेबिया में जाकर करेंगे। इसका सारा का सारा जो है चिट्ठा, ये हम दोनों के पास तो है नहीं, ना उमेश के पास ना मेरे पास, ये है मंजरी जी के पास। क्योंकि मोदी जी के साथ डायरेक्ट लिंक है, आपको पता है सबको कि मंजरी जी जिस तरह से मोदी जी की एक एक मूव को जिस तरह से प्यार से समझाती हैं, भाई हमारे दिमाग के सारे धागे खुल जाते हैं, उसको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। तो मंजरी जी, सबसे पहले तो आपको जय सिया राम। उमेश जी, आपको भी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। जय जय सिया सिया राम। राम। मंजरी जी, वैसे और भी आज आपको मालूम, रामनवमी की शुभकामनाएं। यस, मैं वही बोलने वाला था, रामनवमी है, रामनवमी की शुभकामनाएं। और यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर हमें कोई सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस से कोई परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पर शुभकामनाएं दे सकते हैं या नहीं दे सकते। तो इसलिए ओपनली हम शुभकामनाएं दे भी रहे हैं। मंजर जी, आते हैं मोदी जी के ऊपर। क्या मोदी जी घूम रहे हैं या घुमा रहे हैं? एक तरह से कह लीजिए भारत की परिक्रमा कर रहे हैं, पर जब आप देख रहे हैं कि हिंद महासागर भारतीय नौसेना को सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है, तो फिर इसके सारे इक्वेशन सेट करने पड़ेंगे। वो जो देश हिंद महासागर में है या फिर उससे लगते हैं, इन सबको जो है एक बार फिर से कंसोलिडेट करने की जरूरत है। अब आते हैं जो सऊदी का पैसा लग रहा है। देखिए, सब लोग कह रहे हैं, इसकी कोई ऑथेंटिक पुष्टि नहीं है, पर कि वहां पर तेल अब उतना नहीं रह गया, कुएं खाली होने के करीब है। तो ऐसे में उन जो इस समय वहां के मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने अपना गेम प्लान बदल दिया, क्योंकि लाइफस्टाइल वही चाहिए, तरक्की वही चाहिए, वर्ल्ड में पोजीशनिंग वही चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने दुबई वगैरह को सबको एक मॉडर्न सिटी बनाने का सोचा है। अब आज तक वहां से दुबई से पैसे आते थे, लेकिन उससे मस्जिदें, मदरसे ये सब बनते थे। अब जो पैसे आते हैं वो भारत सरकार को आते हैं, उससे इन्वेस्टमेंट होता है जिसका रिटर्न दुबई को जाएगा। तो ये सारी चीजें होकर के आईमेक जब कॉरिडोर दुबई से होकर के सऊदी से होकर गुजरेगा, तो उसका टोल और वो सारे फायदे होंगे। फिर सेकेंडली, जो दुबई को सामान चाहिए होता, खाना पीना ये सब भारत से चाहिए होता है, उसकी आवाजाही भी लो कॉस्ट हो जाएगी। तो उनके लोगों को यहाँ पर जो है महंगाई नहीं झेलनी पड़ेगी। एक तो प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल होगा, दूसरा कम प्राइस पर होगा। तो वो अपने देश को वो प्रोवाइड करना चाहते हैं जो उनके देश के की जरूरत है। और एक इनकम जो तेल से आती थी, उसको दुनिया भर में अलग तरह से इन्वेस्ट करके उस इनकम को बनाए रखना चाहते हैं। आप देखिए, कश्मीर में अरामको का काफी इन्वेस्टमेंट है। उसका रीजन यही है, कश्मीर जो है आतंकवाद से ग्रस्त एक प्रदेश है। आप वहां कुछ बनाइए, वो आकर के एक बम फोड़ेंगे, आपके सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। परंतु यदि उसमें दुबई का पैसा इन्वॉल्व है, तो वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आतंकवाद कश्मीर से जम्मू की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब अगर पाकिस्तान भी फायरिंग करता है, तो जम्मू रीजन में करता, कश्मीर रीजन में नहीं करता। तो ये आप एक शिफ्ट देख रहे हैं। श्रीलंका में भी आईएसआई की पकड़ काफी अच्छी हो गई थी, कारण उनको जो है भारत को नुकसान पहुंचाना था। नेपाल में भी अच्छी हो गई थी। तो दोनों जगह से आपको फिर अगर आतंकवाद हटाना है, तो दुबई का पैसा लगवाना होगा, और तभी वो तरक्की भी होगी और वो सस्टेन्ड भी रहेगी। तो अब अगर आपको नई डील साइन करने हैं, तो हर चीज ऑन फोन नहीं होती, आपको पर्सनली मिलना होगा, उनको भी आना होगा, आपको भी जाना होगा। और जितनी जल्दी आप इन सारी चीजों को कंसोलिडेट कर सके, क्योंकि ये वो समय है कि जिसमें आपको कम समय में ज्यादा फैसले लेने हैं, कंसोलिडेशन ज्यादा से ज्यादा करना है,
ताकि आप एक बढ़त हासिल करें डीप स्टेट के विरुद्ध। जी। मंजरी जी, जैसे आपने बताया मुझे, तो बिल्कुल बिल्कुल सटीक है कि सऊदी अरेबिया की इन्वेस्टमेंट्स जितनी जितनी भारत में लगती जा रही हैं, कश्मीर में लग रही हैं, उतना वहां पर टेररिस्ट एक्टिविटीज भी कम हो रही हैं। पर उमेश जी, मुझे ये बताइए कि क्राउन प्रिंस जो दुबई के हैं वो भारत आ रहे हैं, और मोदी जी उनको छोड़कर सऊदी प्रिंस जो है उनके पास जा रहे हैं। भाई, एक को छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ लिया। ये काम हो रहा है या दोनों तरफ काम हो रहा है? क्योंकि मैंने सुना था कि एक टनल भी बनाई जा रही है जो यूएई से भारत आएगी और यहां से ट्रेन चलेगी। फिर सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि यूएई से भारत में एक ट्रेन ट्रेन चलेगी समुद्र के बीच में से। ये शेख चिल्ली वाला काम है या एक्चुअल में काम होगा? देखिए, सबसे पहले तो मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी का क्या सिग्निफिकेंस है, हमें वो समझने की ज़रूरत है। सऊदी जो है हेड है ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का, और एक तरह से प्रोमिनेंट नेशन है ग्लोबल उम्मा में। और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपने जब डोनाल्ड ट्रम्प चुन के आए थे, तब उन्होंने पहला ओवरसीज़ कॉल अ, उन्होंने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को किया था। फिर मोहम्मद बिन सलमान ने $600 बिलियन यूएस ट्रेज़री बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने को बोल दिया था। अभी जो रशिया और अमेरिका के बीच में अगर जो अभी शांति वार्ता चल रही है, वो रियाद में हुई थी और जेडा में हुई थी, ठीक है? और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रम्प अपना फर्स्ट ओवरसीज़ विज़िट वो सऊदी के यहाँ पे करने वाले हैं। आपको मालूम है कि कैसे बाइडेन रेजिम में मोहम्मद बिन सलमान को एक तरह से इंटरनेशनल क्रिमिनल घोषित करने की कोशिश की गई थी, कि उधर उन्होंने अदनान खशकोगी के ऊपर उनकी हत्या के ऊपर रख के उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए थे। तो कहीं न कहीं अमेरिका का जो रिलेशनशिप है बाइडेन एरा में, वो सऊदी के साथ एक तरह से खराब हो चुका था। ऐसा हुआ था कि जब बाइडेन सऊदी अरेबिया विज़िट करने गए थे, तो उनका गर्मजोशी से स्वागत भी नहीं किया गया था। और अब आप देख रहे हैं कि जैसे डोनाल्ड ट्रम्प आते हैं, सऊदी के साथ रिलेशनशिप अच्छे बैठ रहे हैं। और एक चीज़ है कि मोदी जी अभी जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। एक तरह से आपको मालूम है कि वक़्त अमेंडमेंट बिल अभी हम लोगों ने पास कर दिया है। इमीडिएटली अगर वो सऊदी जाते हैं और उधर जाके वो मोहम्मद बिन सलमान से गले मिलते हैं, तो एक मैसेज जाता है कि भाई आपके आकाओं से हमको पूरा सपोर्ट हो चुका है। वो लोग अब एक तरह से वो एक तरह से डी-रेडिकलाइज़ होने की कोशिश कर रहे हैं, और आप यहाँ पे उल्टी बातें कर रहे हो। ये कहाँ से चलेगा? तो देखिए, पूरा मीडिया शिफ्ट हो जाता है। भारत के अंदर वो जो बोलते हैं ना, नैरेटिव चेंज हो जाता है। और सेकंड, सऊदी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है। और आपको ये मालूम होगा कि अरामको के साथ उनकी डील होने वाली थी रिलायंस की। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये डील वापस भी हो सकती है, और अरामको भारत के अंदर 90,000 करोड़ भारत की स्टेट ओन्ड कंपनीज़ बीपीसीएल या ओएनजीसी किसी में इन्वेस्ट कर सकता है। सेकंड, आपको ये भी देखना है कि सऊदी अरेबिया को एक तरह से ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए। हूथी रेबेल्स उनके लिए एक सरदर्द हो चुके हैं। आपको ये मालूम होगा कि पिछले दिन रिपोर्ट आया था कि अमेरिका ने $1 बिलियन की बमबारी की थी उधर। मतलब एक ऑपरेशन चलाया था हूथीज़ के खिलाफ, पर वो कारगर नहीं हुआ। और हूथीज़ ने एक तरह से चेतावनी दी है सऊदी अरेबिया को, अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ किया, तो हम आपकी ऑयल रिफाइनरीज़ को उड़ा देंगे। और उन्होंने दिखाया भी है। तो कहीं न कहीं मुझे लगेगा भारत एक तरह से डिफेंस सिक्योरिटी पैक्ट, एक डिफेंस एग्रीमेंट्स कुछ साइन करने की कोशिश करेगा सऊदी अरेबिया से। आज सऊदी अरेबिया का जो डिफेंस है वो पाकिस्तान देखता है। कुछ हद तक उसमें पाकिस्तान का रोल है आज भी। तो इंडिया को, मेरा मानना है कि मोदी जी उसके ऊपर भी बात करेंगे, जिस हिसाब से सऊदी की जो फोर्सेस है, उनको ट्रेन किया जाएगा। और एक तरह से कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले, दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक एक्सरसाइज़ भी हुआ था, मिलिट्री एक्सरसाइज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। अब वो मिलिट्री एक्सरसाइज़ हो गया, दोनों फोर्सेस फेमिलियराइज़ हो गए। अब हमारे वेपन्स हमें सऊदी को बेचने की कोशिश करना चाहिए। सऊदी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड, और वहाँ पे पूरे वेपन्स जाते हैं अमेरिका के। तो मेरा ये मानना है कि दिस इज़ विल बी अ गोल्डन अपॉर्च्युनिटी। भारत तो पिच करना चाहेगा रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस में भी। वो चाहेगा कि सऊदी के अंदर मैसिव इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। वो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो जाएँगे, तो भारत का भी जो ड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ है,
उनको भी फायदा मिल सकता है। सेकेंड, जैसे आप मंजरी जी ने बताया था, आईमैक, इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर, उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ने का है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ यूएई से। देखिए यूएई के अंदर तो आपने देखा है कि गल्फ में सबसे पहले जो हिंदू टेम्पल था वो लास्ट ईयर इनॉग्रेट हो चुका है। और कहीं ना कहीं आपने ये भी देखा है कि भारत का यूपीआई का पेमेंट हम यूएई के साथ चालू कर चुके हैं। और भारत का जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है शायद यूएई। वहां से रेमिटेंसेस बहुत आते हैं यूएई से, सऊदी से भी आते हैं हमको। तो दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट। और यूएई के साथ हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी साइन किया। और जो यूएई के जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स है, दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन इंडियन इंडस्ट्रीज एज वेल। तो ये एक तरह से मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद, ये दोनों रिफॉर्मिस्ट है आज अरब वर्ल्ड में। इनकी धाक भी चलती है क्योंकि इन लोगों ने एक तरह से मुस्लिम वर्ल्ड में डी रेडिकलाइज कर रहे हैं, अरब वर्ल्ड में डी रेडिकलाइज कर रहे हैं। उनको देख के अब कतर भी अभी डी रेडिकलाइज कर रहा है अपने आप को, तो उसको भी समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में 4 कंट्रीज है वेरी मच इम्पोर्टेंट, जो एक तो है यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर और टर्की। एक टर्की को छोड़ के बाकी 3 आज हमारे पाले में आ चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जायद तो भारत के बहुत बड़े सपोर्टर है। कतर है बिल्कुल। न्यूट्रल है अभी। और टर्की का जो एर्दोगन है वो पाकिस्तान का नाजायज बाप है। चलिए, वो तो अब आपको मालूम ही है कि इनके रिलेशन आपस में, क्योंकि घर में करते रहते थे नजायज, तो ये घर में ही शुरू हो जाता है। मैं मंजरी जी, जो मोदी जी वहां पे कर रहे हैं, हमने देखा कि पिछले 10 सालों में मोदी जी ने एक घात तो लगाई है उम्मा वर्ल्ड के अंदर। अब भारत की भाषा बोल रहे हैं। अब यहाँ पर जो रेडिकलाइज एलिमेंट्स हैं, उनका जो इकोसिस्टम है वो टूटता जा रहा है। ओवरसीज जैसे लोग जो अपनी दुकानदारी चलाते थे यूएस एड से पैसे लेकर, वो खत्म होता जा रहा है। बिल पास हो गया, सिवाय 2 आंसुओं के, वो भी मुझे लग रहा था एक्टिंग थी, निकले नहीं थे, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इनका इकोसिस्टम तोड़ने के लिए भी मोदी जी बार बार कभी यूएई और कभी सऊदी अरेबिया जाते हैं और इनका इकोसिस्टम टूटता जा रहा है? देखिए, इनका इकोसिस्टम वाकई चलता तो वहीं से ही था, मेन इंस्ट्रक्शन वहीं से आता था। अभी आपने पीछे देखा होगा कि 1-2 लोग बोल रहे थे कि भारत में उम्मा खत्म हो रहा है, आइए भारत पे आक्रमण कीजिए और उम्मा को बचाइए वगैरह वगैरह, जैसे पहले चिट्ठी लिखते रहते थे। अब इसी हिस्ट्री में जाते हैं तो आगे देखते हैं। ये वो एक क्षेत्र है जिसमें पहले भारत का दबदबा था और भारत यहाँ की इकोनॉमी और यहाँ की सिक्योरिटी संभालता था। और आज देखिए घूम फिर करके 80 साल में फिर वही चीज स्थापित हो गई कि भारत के अलावा इनकी इकोनॉमी और इनकी सिक्योरिटी कोई और नहीं संभाल सकता। यहाँ भारत के ही वर्कर्स वहां जाकर के सारी काम करते हैं, चाहे लेबर वर्क हो, चाहे हॉस्पिटल वर्क हो, चाहे आपकी जो तेल वेल निकालने का उसमें जो केमिकल इंजीनियर्स वगैरह चाहिए, सब कुछ अकाउंटेंट वगैरह सब कुछ यहाँ से जाते हैं। तो आप उनकी बेसिकली जो फ्रेमवर्क है, जो ढांचा है, जो स्केलेटन है, वो भारत ने संभाल रखा है। और वहां जाने के बाद जो दूसरी चीज होती है, जो पाकिस्तानी है वो बिक जाते, चाहे किसी भी फील्ड में हो। अगर वो अमेरिका से इंस्ट्रक्शन आ जाए तो कहिए पाकिस्तानी जो प्रिंस की सुरक्षा में है वो प्रिंस पे अटैक कर ले, इतने विश्वास पात्र हैं। मंजरी जी, पाकिस्तानी तो उधर जाते भीख मांगते हैं, उनको तो अभी सऊदी ने बोल दिया है, सऊदी ने तो उनको बैन कर दिया है, भीख मंगा देश है, बेघर देश। तो भीख मांगते हैं, विश्वासघात करते हैं, और वहां की काफी सारी समस्या की जड़ पाकिस्तानी है। इसलिए खुद जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो पाकिस्तान को निकाल रहा है, और इसका असर जो है भारत पे बहुत पड़ रहा है, क्योंकि उम्मा में जो भी है मैसेजिंग बहुत फास्ट है और बहुत क्लियर मैसेजिंग जाती है। जैसे हम लोगों में एक नैरेटिव बेस्ड मैसेजिंग जाती है, जिसके कारण एक थोड़ा सा हिंदुओं में कंफ्यूजन का माहौल रहता है। वहां पर ऐसा कुछ नहीं है, वहां पे सिंगल लाइन ऑफ मैसेजिंग और एक ही मैसेज पास होता है, तो उनको ये पता है। तो आप भारत में जो चीज देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान अपने आप को अब सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वो कोलैप्स कर रहा है। बांग्लादेश सेकंड पार्ट ऑफ पाकिस्तान वो कोलैप्स कर रहा है। दंगा करने की जो ताकत है वो छीन ली गई है। कश्मीर निकल गया, लक्षद्वीप निकल गया, संभल निकल गया। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उनको ये समझ में आ रहा है जितने भी हमने किले बनाए थे वो सारे किले ध्वस्त हो रहे हैं, और कोई सेना ले जाके ध्वस्त नहीं हो रहे, वो बस नॉर्मली बाय द चांस ऑफ लक और बाय द वर्क ऑफ मोदी
इस तरह से ध्वस्त हो रहे हैं। तो अब क्या है कि कुछ कर नहीं सकते, क्या करेंगे? विरोध करेंगे, दंगा करेंगे तो और ज्यादा क्रैकडाउन होगा, और अगर नहीं करेंगे तो नॉर्मल क्रैकडाउन होगा। तो आप चाहे कुछ करिए, क्रैकडाउन होगा, क्योंकि जो आज तक, अच्छा, जो भी इनकी आज तक जीतें थी वो पॉलिटिकल गिमिक थी, इनके अपने बस की नहीं थी। कांग्रेस ने इन्हें वो करने दिया जो ये करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, भारत का बंटवारा जब हो रहा था, ये हिंदुओं का कत्लेआम करना चाहते थे। सेना थी, लगाई जा सकती थी, कंट्रोल किया जा सकता, नहीं किया गया, इनको कत्लेआम करने दिया गया। कश्मीर, सेना तैयार थी, पुलिस काफी थी, चाहते रोका जा सकता था, लेकिन होने दिया, इसलिए हुआ। तो जो भी भारत में अभी जैसे आपने नागपुर में देखा कि कोई अनप्रोवोक्ड वायलेंस था, नूह में आपने देखा अनप्रोवोक्ड वायलेंस था। तो इस चीज को कवर करके, हिंदू धर्म मुस्लिम दंगा करके, इनको काफी सारी इलेक्शन से पहले ग्रांट दे करके, इनकी जो ये वो निकालते थे फतवों को जो है अनसुना करके, और ये कहना कि बोली तो रहा है, क्या इससे कोई हत्या हो जाएगी। और वो जो एक ऑर्गेनाइज इनका वायलेंस था, टेररिज्म था, उसे लॉ एंड ऑर्डर इशू बना के वाटर डाउन करके कांग्रेस देखती थी। दूसरी तुष्टिकरण वो क्या करती थी कि जो भी हिंदू उनका विरोध करता था उसके ऊपर क्रैकडाउन कर देती थी, इनको तो बेल पे रिहा कर देती थी। आपने अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कि ये बेल पे रिहा हो जाते हैं, और जो हिंदू होता है जो इनको रोकने की कोशिश करता है उस पर क्रैकडाउन होता है। तो इसके कारण इनकी पावर थी। अब जब मोदी जी ने जो राज्य का एक सपोर्ट था, जो इनके ऊपर था, जो कार्यवाहियां नहीं होती थी, वो सारी चीजें कम कर दी। उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर का इशू है तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल इक्वल चलेगा, जो सच है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ओके, सेंट्रलाइज क्राइम डेटा बना लिया जाएगा। एनआईए की जो 2-3 साल पहले क्रैकडाउन शुरू हुआ था पीएफआई पे, वो आज तक चल रहा है। अब क्या एसडीपीआई पे भी शुरू हो गया। तो जैसे जैसे लिंक मिलते जा रहे हैं, हम कुछ भी गैर कानूनी नहीं करेंगे, लेकिन जहां कानून सम्मत है वो तो जरूर करेंगे। तो उसका नतीजा ये है कि इनकी पीठें टूट रही हैं। अब जो एक वो जो उम्मा की बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं ना, नशा चढ़ता था, एक जन्नत की जरूरत चढ़ती थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अभी वक्त में इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, 2-4 भाषण देके हम इसको नहीं मानते। भाई मानना मान, ये कानून बन चुका है, राष्ट्रपति ने भी स्वीकृति दे दी है। अब कागज भी दिखाने पड़ेंगे और कानून भी मानना पड़ेगा। वक्तव्य टीवी पे देखने के लिए अच्छे होते हैं, हकीकत इससे बिल्कुल फर्क है। तो बहुत सारे लोग इस खेमे में इसलिए थे कि उनको पॉलिटिकल फायदा होता था। अब वो राजनीतिक फायदा नहीं, राजनीतिक नुकसान हो गया है। तो सारे चूहे शिप छोड़ करके भाग रहे हैं। वो वैसे भी 2 घड़ियाली आंसू बहा करके चुप हैं। और ये मैसेजिंग पूरी जनता में क्या गई है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत से लोग इस चीज से तंग आ गए। सेकेंडली क्या है, यदि आप वायलेंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो इतनी ज्यादा सौगातें, मोदी में तो एक सलवार सूट था भाई साहब, थोड़ी सी चीनी, थोड़े से डेट्स थे। वो जो घर बना के दिया ना, वो बहुत बड़ी सौगात थी। जो बिजली दी है, जो हर महीने राशन आ जाता है, जो किसी बहाने से 2,000-2,500 रुपए महीना आ जाता है, असली सौगात वो है। वो बंद हो जाएगी, घर तोड़ दिया जाएगा, आपको निकाल के सड़क पे फेंक दिया जाएगा। ये जो नवाबी से आप रह रहे हैं ना, और अपना वो काम धंधा चला रहे हैं, वो सारा समेट जाएगा। इसके कारण जो उलेमा है और जो जनता है, इसके बीच में एक बढ़िया डिवाइड हो गया है। अब कोई इनके पक्ष में आकर के धरना प्रदर्शन भी नहीं करना चाहता। बड़ी मुश्किल से कुछ लोग बैठालते हैं, 24 घंटे तक वो धरना चलता है, और 25वें घंटे कोई नहीं आता, क्योंकि उनके घर में इंक्वायरी चली जाती है। सारे आइडेंटिफाई होते हैं, सबके इंक्वायरी होनी शुरू हो जाती है, 25वें घंटे जो है वो धरना प्रदर्शन खत्म हो जाता है। मोदी जी ने जब आंदोलन जीवी शब्द दिया था, तो ये समझ जाना चाहिए कि अब भारत में कोई आंदोलन हो नहीं पाएगा। और जो हमारे आंदोलन शिरोमणि थे, आदरणीय सलीम साहब, जिसको हम लोग योगेंद्र यादव नाम से जानते हैं, देखिए इस बार वो शांत हैं, किसी आंदोलन में कहीं नजर नहीं आ रहे उसका नेतृत्व करते हुए वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीजें अच्छे से खत्म हो चुकी हैं। ओवैसी ने 2 घड़ियाली आंसू बहा दिए। बेसिक वो है, मान लो होएगा वही जो मोदी ने चाहा। जी, आप म्यूट हैं। यानी कि मोदी जी ने उमा का बना दिया है गुमा,
और ये आंसू लेके अपने ही, वैसे तो आपको मालूम है कुर्ता भी इनका महंगा होता है, पजामा किसी और का होता है, उसके अंदर ये अपने आंसू सुखाने के बजाय और कोई काम नहीं कर सकते। और मोदी जी ने जो घात लगाई है पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, ये सिर्फ इनको सीधा करना ही काम नहीं है, फ्यूचर के लिए एक नींव भी रखनी है कि हमारी कनेक्टिविटी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी फ्रॉम भारत टू यूएई, फ्रॉम भारत टू इवन की सऊदी अरेबिया, उसके बाद इजराइल से होते हुए यूरोप तक, जो हमारा आईमैक है, उन सब के ऊपर बात होगी, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस की बात होगी, डिफेंस की बात भी होगी। और आपको मालूम है उसके बाद सऊदी प्रिंस के साथ मीटिंग है डोनाल्ड ट्रंप की, जो नया दादा दुनिया में आया है, जिसने कहर मचाया हुआ है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भी बात हुई। लेकिन बात जो अभी है मेजर, वो ये है कि जो मोदी जी बार बार बोलती है, मोदी जी ने एक खास काम किया है कि दंगा करने की जो शक्ति है उसे छीनते जा रहे हैं। और जो ऑप्टिक्स का बात उमेश जी ने बोली, ये ऑप्टिक्स है। जब वहां जाकर मोहम्मद बिन सलमान से जब भी डालेंगे, सीधा यहां पर एक मैसेज आएगा, अब तुम्हारी दादागिरी भारत में नहीं चलेगी, अब भारत में भी एक, या इंडियन ओशन में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी एक दादा है जो आपको सीधा करना जानता है। सुमित जी, इसमें और भी एक है कि भारत के अंदर जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जो हमारा जो तेल आता है वो सऊदी अरेबिया से भी आता है, तो कहीं ना कहीं बात होगी गैस की और ऑयल की। और सऊदी, आपने देखा भी है कि बॉम्बे हाई में अभी हम और भी ड्रिलिंग चालू करेंगे। अंडमान में हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स मिल रहे हैं, बलिया में हमने देखा है, हमने समस्तीपुर में देखा है, कृष्णा गोदावरी बेसिन में देखा है, बंगाल की खाड़ी में भी देखा है। तो सब जगह ऑयल मिलना चालू हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो भी एक्सपर्टाइज इसमें इसके अंदर भी कुछ ना कुछ मेरे हिसाब से सऊदी के इन्वेस्टमेंट्स लाने की कोशिश किया जाएगा। और मेजर बात ये है कि पीओजेके का इंटीग्रेशन भारत के अंदर कैसा होगा, वो भी एक तरह से टाइमलाइन उनको दे दिया जाएगा कि हम इस टाइम तक पीओजेके को भारत के अंदर ले लेंगे। और एक तरह से पाकिस्तान लीडरशिप को बात पहुंचा दी जाएगी कि आप कुछ मत करिए, नहीं तो आपके हमारे न्यूक्लियर बम आपके ऊपर गिर जाएंगे या आपके पानी हम बंद कर देंगे। तो कहीं ना कहीं सऊदी को भी समझ में आएगा कि भारत के साथ दोस्ती रखने में फायदा है, उनके पैसे बच रहे हैं। पाकिस्तान जाता है तो उधर भीख मांगता है, शहबाज शरीफ उधर जाके बोलता है कि हमको $2-3 बिलियन दे दो। तो कहीं ना कहीं जो सऊदी है वो पाकिस्तान का आका ही है, और जैसा बोला जाएगा वैसा काम उनको करना ही पड़ेगा, मेरा ये मानना है। पॉकेट मार भी है। जब कोई डेलीगेशन आता है उसका बटुआ छोड़ देता है, इनके तो मंत्री पॉकेट मार लेते हैं। तो ऐसा पाकिस्तान का क्या भरोसा करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी मैसेजिंग ये जा रही है कि कश्मीर इनका किला था जिसको फर्स्ट एक्सेशन भारत में हुआ है, पीओके सेकंड वो पोर्शन है जिसका एक्सेशन होगा। जिस तरीके से यूनुस ने घुटने टेके हैं वो थर्ड एक्सेशन होगा। तो अब भारत जो गई हुई जमीन है उसे एनेक्स कर लेगा, जोड़ लेगा अपने आप से। और इसके साथ जो इनके एक गजवा का जो एक फतवा था वो भी खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे इनको ये समझ में आ रहा है टाइम इज अप। एक कुछ लोग कहते हैं, कुछ डिनाई करते हैं कि 1400 साल की मियाद थी, वो 1400 साल भी हो रहे हैं और ये धीरे धीरे चीजें छोड़ रहे हैं। इसके अलावा क्लाउड सीडिंग से जो सऊदी है वहां पर बरसात कराई जा रही है, और ये था कि जब वहां पे हरियाली आ जाएगी, वहां पे बाढ़ आ जाएगी तो ये समय समाप्त हो जाएगा। तो इनकी किताब के हिसाब से भी जो सिग्नल्स थे वो आ रहे हैं। कुछ मैसेजिंग उन लोगों की तरफ से आ रही है, कुछ मैसेजिंग क्लाइमेट में जो ये लोग क्लाउड सीडिंग से चेंज कर ले रहे हैं उससे आ रही है। बहरहाल एक सीधी है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। दिस मैसेज इज बीन passed on and this is followed in letter and spirit। जी सर, यानी कि आप दोनों को एक ही मैसेज है जो पूरी वीडियो में मुझे समझ आया कि जय श्री राम का टाइम आज से शुरू हो गया है। दैट्स इट। सो जय श्री राम, थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन एंड लेट्स सी व्हाट मोदी जी डज दिस टाइम। क्या जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से होगा? वैसे तो मोदी जी को प्रेडिक्ट करना मुझे लगता है भगवान ने भी छोड़ दिया है कि इस बंदे को प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। बट अब देखते हैं कि सऊदी अरेबिया में जाकर क्या करते हैं। थैंक यू सो मच, जय श्री राम। यस।